दोस्तों, आज के इस कैप्सूल में आप जो सामने बोर्ड पर लिखा देख रहे हैं कि जैविक खेती में जीवामृत की क्यों पहली ज़रूरत होती है, तो आज मैं आपको जीवामृत के बारे में कुछ ऐसी चीज़ें बताऊंगा जिसका महत्व जैविक खेती में सबसे ज़्यादा है, चाहे उसमें किसान भाई हों या फिर गार्डनर। दोस्तों, जीवामृत के बिना उनकी खेती अधूरी है। वो क्यों? क्योंकि जैविक खेती का जीवामृत सबसे पहला वो शुरुआती भाग है जहाँ से जैविक खेती की शुरुआत होती है। नमस्कार दोस्तों, आज मैं एक बार फिर जीवामृत के बारे में आपसे बात करने आया हूँ। तो जो भी हम खेती करते हैं दोस्तों, ज़मीन मेरा मतलब मिट्टी में ही करते हैं, और जो भी फसल हम बोएंगे दोस्तों मिट्टी में ही बोएंगे, और उस फसल में कोई समस्या ना आए दोस्तों, ये हो नहीं सकता। यानी कि उसमें फर्टिलाइज़र की ज़रूरत ना पड़े, फसलों में कोई भी भूमिजनक बीमारी ना लगे। दोस्तों, ये सब जो मैं कह रहा हूँ ये कब संभव हो सकता है? जब हमारी ज़मीन की बायोलॉजिकल प्रॉपर्टी जिंदा होगी। दोस्तों, ये मैं आपको बता दूं कि मिट्टी में 3 प्रकार की प्रॉपर्टीज़ होती हैं: बायोलॉजिकल प्रॉपर्टीज़, फिजिकल प्रॉपर्टीज़ और केमिकल प्रॉपर्टीज़। दोस्तों, मिट्टी की केमिकल प्रॉपर्टीज़ का मुख्य काम पौधों को पोषक तत्व प्रदान करना, हानिकारक पदार्थों को निरंतर करना और जैविक गतिविधियों को बनाए रखना होता है। और बायोलॉजिकल प्रॉपर्टीज़ का मुख्य काम मिट्टी को जीवित रखना और उसकी उत्पादकता को बढ़ाना होता है। दोस्तों, ये गुण सूक्ष्म जीवों और अन्य जैविक पदार्थों से संबंधित जो मिट्टी की उर्वरता, जल धारणा की क्षमता, वायु संचार और पौधों के स्वास्थ्य को बेहतर बनाए रखने के लिए होते हैं। दोस्तों, फिजिकल प्रॉपर्टीज़ जो पौधों की वृद्धि के लिए महत्वपूर्ण होते हैं, ये मिट्टी की बनावट, संरचना और जल धारणा की क्षमता जैसे कैपिलरी सिस्टम जैसी प्रक्रियाओं को प्रभावित करते हैं, जो जड़ों के विकास, पानी और पोषक तत्वों के अवशोषण और पूरी मिट्टी के स्वास्थ्य के लिए आवश्यक होते हैं। दोस्तों, इन तीनों प्रॉपर्टीज़ का मिट्टी में क्या महत्व है, अब आप अच्छे से जान गए होंगे। लेकिन अफसोस दोस्तों, इसके उलट हमने मिट्टी में पेस्टिसाइड डाल के, केमिकल फर्टिलाइज़र डाल के मिट्टी की बायोलॉजिकल प्रॉपर्टीज़, फिजिकल प्रॉपर्टीज़ और केमिकल प्रॉपर्टीज़, हमने इन तीनों प्रॉपर्टीज़ को ख़त्म कर दिया। दोस्तों, ये सब होने के बाद जब मरी हुई ज़मीन में हम फसल बोएंगे तो ज़्यादा पैदावार लेने के लिए फिर हमसे कहा जाएगा कि इनमें सप्लीमेंट्री फूड दे दो, यूरिया DAP दे दो, जिंक दे दो, सल्फ़र दे दो। दोस्तों, बीमारी लगी है फंगीसाइड दे दो, कीड़ा लगा है इंसेक्टिसाइड दे दो। अब देखिए दोस्तों, किसी के बहकावे में आकर हमने गलतियां तो कर दी हैं, अब पैदावार लेने के लिए ये सब तो करना ही पड़ेगा। दोस्तों, यहाँ से वीडियो बहुत ही दिलचस्प होने वाली है। आप इस वीडियो को बड़े ध्यान से देखिएगा और अंत तक सुनिएगा जो अब मैं आपको बताने जा रहा हूँ। दोस्तों, जब इन फसलों की पैदावार आएगी और इसे जब हम खाएंगे तो कहेंगे कि टमाटर में स्वाद नहीं है, रोटी में स्वाद नहीं है, खाने में कोई टेस्ट नहीं है और इसमें कोई पौष्टिकता तो है ही नहीं। ऐसा क्यों? क्योंकि दोस्तों, जब भी हम नेचुरल फार्मिंग को करते हैं तो इसमें 3-4 विषय मुख्य आते हैं। तो उसके लिए सबसे पहले हमें उन किसानों को कर्ज मुक्त करना होगा जो वर्तमान में केमिकल फर्टिलाइज़र डालकर कर्ज में डूबे हुए हैं। तो दोस्तों, ये बात अब आपको समझ आ गई होगी कि हमें सबसे पहले उन सब रासायनिक चीज़ों को तुरंत बंद करना होगा, क्योंकि जब तक ये चीज़ें बंद नहीं होंगी तो हमारा भोला भाला किसान कभी कर्जे से मुक्त नहीं हो पाएगा। और दूसरा दोस्तों, जो हम ये रासायनिक युक्त खाना खा रहे हैं और भयंकर बीमारियों से बीमार हो रहे हैं, जिनका इलाज करवाना दोस्तों कई बार नामुमकिन हो जाता है, वो इंसान भी इन बीमारियों से बाहर आ जाएंगे। और तीसरा, सबसे महत्वपूर्ण, धरती जो दोस्तों लगातार गतिमान है और ये कभी नहीं रुकती। और ऐसा तो नहीं है कि हम अंतिम पीढ़ी के लोग हैं और खेती हमारे मरने के बाद फिर होगी ही नहीं। दोस्तों, ऐसा नहीं, खेती तो निरंतर चलेगी और जब तक इस धरती पर मनुष्य होगा ये ऐसे ही चलेगी। लेकिन मुझे ऐसा नहीं लग रहा, क्योंकि वर्तमान में जो हम ज़मीन के साथ कर रहे हैं उससे तो मुझे नहीं लग रहा
कि आने वाली पीढ़ियां खेती को कर भी पाएंगी। और दोस्तों, खेती नहीं होगी तो भविष्य में यहाँ जीवन भी नहीं होगा। तो दोस्तों, ये प्राकृतिक खेती है। इसे मजबूत करने के लिए इसमें मुझे ज़मीन की फर्टिलिटी को इम्प्रूव करना होगा। मतलब मिट्टी के बायोलॉजिकल, फिजिकल, केमिकल करैक्टर, इन तीनों को एनहांस करना होगा। मतलब गुणवत्ता में सुधार लाना होगा। तो उसके लिए दोस्तों हमें फिर से बायोलॉजिकल प्रॉपर्टी से शुरू करना होगा। मतलब कि इस ज़मीन में जो अनेकों प्रकार के सूक्ष्म जीव रहते हैं और हमने ज़मीन से ज़्यादा पैदावार लेने के लिए वाइट ग्रेप को मारा, नेमाटोड को मारा, खेती में कई प्रकार के केमिकल को डालकर दोस्तों उस छुपे खजाने को भी ख़त्म कर दिया जो ज़मीन के नीचे छिपे सूक्ष्म जीवों के रूप में थे। उन सबको नष्ट कर दिया। दोस्तों, जब ज़मीन में जीवन ही नष्ट हो गया तो उस मिट्टी में जितने भी प्रकार के सूक्ष्म जीव थे वो सब नष्ट हो गए। दोस्तों, अब बात आती है कि मिट्टी को फिर से जिंदा कैसे किया जाए। मतलब सूक्ष्म जीवों को मिट्टी में कैसे इन्हांस किया जाए। तो दोस्तों, उसी कमी को पूरा करने के लिए मैं ये जीवामृत बनाता हूँ। दोस्तों, अब मैं जो आपको बताने जा रहा हूँ आप उसे बड़े ध्यान से सुनना और देखना कि करना क्या है। दोस्तों, जैसे कि आप देख रहे हो ये जंगल की मिट्टी है। ये इनिशियल स्टेज पर कहाँ से मिलेगी? दोस्तों, आपके आसपास नहर के किनारे पेड़ों के नीचे से मिलेगी, सड़क के किनारे दोनों साइड खड़े पेड़ों के नीचे से मिलेगी। दोस्तों, जंगल का मतलब उस जगह का है जहाँ पर कोई आता जाता ना हो और वहाँ पर यह बायोमास कई सालों से पड़ा हो। दोस्तों, आपने उस बायोमास को हटाकर नीचे की मिट्टी को इकट्ठा कर लेना है और 20 किलो मिट्टी को इस ड्रम में डाल देना है। दोस्तों, अब इस मिट्टी में जो भी बेनिफिशियल माइक्रोब्स हैं, ये कितने प्रकार के माइक्रोब्स हैं, 100 हैं, 500 हैं, 5000 हैं या फिर करोड़ों में हैं, किसी को नहीं पता। हमें तो दोस्तों ये पता है कि हमने इन सूक्ष्म जीवों को ड्रम में कैसे डेवलप करना है। दोस्तों, जंगल की मिट्टी को हमने ड्रम में डाल तो दिया। दोस्तों, सवाल अब ये आता है कि ये खाएंगे क्या? क्योंकि जब ये जंगल में थे तो वहाँ पर ढेर सारा कार्बन पड़ा था जो इनका भोजन बनता था। लेकिन हमने तो इन जीवाणुओं को अब इस ड्रम में मल्टीपल कराना है। तो दोस्तों, इन जीवाणुओं को खाने के लिए सबसे पहले हमें देना है पुराना गुड़। दोस्तों, गुड़ जो कि पानी में तुरंत घुल जाता है। 200 लीटर जीवामृत को बनाने के लिए 28 किलो पुराना गुड़ भी इसी ड्रम में डाल देना है और ड्रम को ऊपर से 6 इंच छोड़कर पानी से भर देना है और इस पानी को किसी डंडे की सहायता से रोजाना हिलाते रहना है जिससे ऑक्सीजन पानी में अच्छी तरह से घुल जाए और माइक्रोब्स ऑक्सीजन को लेकर पूरी तरह से एक्टिव होकर अपनी संख्या को मल्टीपल करते रहें। दोस्तों, 15 से 20 दिन के बाद पानी के ऊपर एक काले रंग की पपड़ी दिखाई देगी। आपने इस पपड़ी को ड्रम से बाहर निकालकर फेंक देना है। दोस्तों, अब ये पानी 40 से 50 दिनों के बाद मटमैले रूप में जीवामृत के रूप में बनकर तैयार हो जाता है। अब किसी किसान भाई की ज़मीन थोड़ी है और उसे 100 लीटर जीवामृत बनाना है तो गुड़ फिर उसे 14 किलो डालना है और किसी को 50 लीटर बनाना है तो उसे 7 किलो गुड़ डालना है। लेकिन दोस्तों, मिट्टी की मात्रा आपने 20 किलो ही रखनी है। और दोस्तों, 200 लीटर जीवामृत का ड्रम 10 एकड़ ज़मीन के लिए सफिशेंट होता है और 1 एकड़ ज़मीन में 20 लीटर देना होता है। दोस्तों, देना कैसे है वो भी मैं आपको बता देता हूँ। अगर 1 एकड़ ज़मीन है और खेत पानी से भरा हुआ है तो आपने 20 लीटर जीवामृत को लेकर खेत में जगह जगह छिड़क देना है और खेत में अगर नमी है तो 100 किलो गोबर की खाद लेकर इसमें 20 लीटर जीवामृत को मिलाकर खेत में जगह जगह बखेर देना है। दोस्तों, इन दोनों प्रोसेस में माइक्रोब्स को जहाँ जहाँ जाना होगा ये पूरे खेत में चले जाएंगे और इसके उपरांत खेत की जुताई कर देनी है। देखिए दोस्तों, जहाँ मिट्टी में कोई माइक्रोब्स नहीं थे वहाँ मैंने इस प्रोसेस से इन माइक्रोब्स को मिट्टी में एक्युमुलेट कर दिया। अब ये माइक्रोब्स जो मिट्टी में पहले से ही कार्बनिक पदार्थ मौजूद थे ये उन पर आश्रित हो गए। अब देखिए दोस्तों,
ये जितना कार्बन को खाएंगे ये उतना ही ज़्यादा मात्रा में मरते जाएंगे और जीवांश में कन्वर्ट होते जाएंगे। दोस्तों, जीवांश ही फसलों का भोजन होता है। कोई भी फसल ना गोबर खाती है ना कार्बन खाती है। दोस्तों, जीवामृत का फसलों में क्या महत्व है, ये वीडियो देखकर अब आपको पता लग गया होगा कि पौधे जीवांश को खाकर ही ज़्यादा पैदावार देते हैं। तो दोस्तों, आज की जानकारी आपको कैसी लगी आप मुझे कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा और अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। तो चलिए दोस्तों, मैं अपनी बात को यहीं विश्राम देता हूँ। फिर मिलते हैं ऐसी ही एक और नई जानकारी के साथ। आप पर्यावरण के साथ जुड़कर और जैविक खेती को अपनाकर दोस्तों सदा स्वस्थ रहें, खुश रहें। धन्यवाद।